Welcome to Perfectionize. My name is Dhanisha Maniwal, and this is going to be our third lecture in the Current Affairs Economic Series, revision series. So, first news is related with Open Acreage Licensing Program. Clear? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से ये जो OALC प्रोग्राम है इसको क्या है शुरू कर दिया गया है एंड ये अपने 8th फेज में है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये OALC प्रोग्राम है क्या। जैसे कोई भी हमें हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट हाइड्रोकार्बन को हमें एक्सप्लोर करना होता है। सो अर्लियर क्या होता था कि गवर्नमेंट का काम होता था एक्सप्लोर करना और फिर उसके बाद क्या होता था कि कंपनीज को एज ऑक्शन के तौर पे वो ब्लॉक्स क्या है इशू किए जाते थे। मगर इस ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के अंदर जो कंपनीज है वो खुद ही एक्सप्लोर करेंगी और फिर उसके बाद में क्या है गवर्नमेंट को अपने एक्सप्लोरेशन के लिए क्या है रिक्वेस्ट सेंड कर देगी। और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि उसमें इतना सफिशिएंट हाइड्रोकार्बन है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि उसमें इतना सफिशिएंट हाइड्रोकार्बन है कि रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, तो गवर्नमेंट वो ब्लॉक क्या है उस प्राइवेट कंपनी को इशू कर देगी। क्लियर? सो यानी कि अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को क्या है रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट मॉडल को एम्प्लॉय किया रादर देन द ओल्ड मॉडल प्रोडक्शन शेयरिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? यानी कि अब गवर्नमेंट क्या करती है रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पे वर्क करती है। यानी कि जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसका कुछ परसेंटेज क्या है गवर्नमेंट को देना होगा। क्लियर? सो बेसिकली इसका ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी जिसको 2016 में अंडर द हेल्प यानी कि हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी के अंदर क्या है इसको इशू किया गया था। इंपॉर्टेंट इंटेंशन ये था कि जो हमारी हाइड्रोकार्बन इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी है उसको बाय 2022 10% तक क्या है कम कर दिया जाए और इंडिया में जो भी सेडिमेंट्री बेसिन्स हैं उसमें ऑयल और गैस के प्रोडक्शन को क्या है इंक्रीज कर दिया जाए। सो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि गवर्नमेंट हेल्प पॉलिसी के माध्यम से अचीव करना चाहती थी। सो OAL यानी कि ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग जो सिस्टम है उसको हेल्प के अंडर ही इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें क्या होता था कि एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन का जो डेटा होता था वो वो अवेलेबल होता था टू द इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स बाय द नेशनल डेटा रिपोजिटरी। तो अब क्या होता था वो अपने खुद के लिए एक ब्लॉक को अपना चॉइस से क्या है कार्व आउट कर लेते और उसके लिए वो एक फॉर्मल ऑक्शन होता है हर 2 साल में जिसके लिए ब्लॉक्स क्या है ऑक्शन के लिए पुटअप किए जाते हैं और उस टाइम पे वो उस ऑक्शन को क्या है उस ब्लॉक को क्या है सिलेक्ट कर सकते हैं या उस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए क्या है अप्लाई कर सकते हैं जो ब्लॉक में उनको जो ब्लॉक उन्हें चाहिए और जिस ब्लॉक में वो हाइड्रोकार्बन को क्या है एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो इस प्रोग्राम की कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि क्योंकि ये यूनिफॉर्म लाइसेंसिंग की बात करता है तो बेसिकली एक सिंगल लाइसेंस होगा जो सभी तरीके के हाइड्रोकार्बन के एक्सप्लोरेशंस को कवर करेगा। यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन के एक्सप्लोरेशन के लिए डिफरेंट टाइप के लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल की जैसे शेल ऑयल है, गैस हाइड्रेट्स है, कोल बेड मीथेन है या कन्वेंशनल ऑयल एंड गैस एक्सेट्रा है, इनमें से इन सभी के लिए अर्लियर क्या होता था अलग अलग लाइसेंसेस इशू करने पड़ते थे। मगर हेल्प पॉलिसी के अंदर एक यूनिफाइड लाइसेंस इशू होगा जिसके अंदर आप किसी भी प्रकार का हाइड्रोकार्बन क्या है प्रोडक्शन का एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं और उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। सेपरेट लाइसेंसिंग के लिए आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेडेड एंड रिड्यूस्ड रॉयल्टी रेट्स। यानी कि पहले 7 सालों के लिए रॉयल्टी क्या है वेव ऑफ कर दी गई है ताकि डीप एंड अल्ट्रा डीप वाटर्स में भी एक्सप्लोरेशंस को प्रमोट किया जा सके। अर्लियर क्या होता था क्योंकि गवर्नमेंट को रॉयल्टी पे करनी पड़ती थी तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन नहीं हो पाता था बाय द प्राइवेट कंपनीज। मगर इस बार क्या किया है गवर्नमेंट ने रॉयल्टी को रिड्यूस कर दिया गया है। पहले 7 सालों के लिए उसको वेव ऑफ भी कर दिया गया है ताकि हम अपनी कंट्री की डिपेंडेंसी इंपोर्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पे रिड्यूस कर सकें। क्लियर? और उसके बाद क्या होगा अब क्योंकि ये ग्रेडेड है तो ग्रेडेड है का मतलब हुआ कि रॉयल्टी क्या है
उसी के जितना डीप वाटर जोन्स में आप जाकर के एक्सप्लोर करेंगे उस हिसाब से आपको रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। अगर आप अल्ट्रा डीप वाटर में जाते हैं तो आपको 2% रॉयल्टी देनी पड़ेगी। अगर आप डीप वाटर में एक्सप्लोर करते हैं तो आपको 5% रॉयल्टी देनी पड़ेगी। यानी कि आप जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतनी कम रॉयल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। इसके और भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे क्रूड ऑयल सेस और कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्पशन मिला गया है, जो कि सर्विस एंड इक्विपमेंट दोनों पर ही एप्लीकेबल है, जिनको यूज किया जाएगा एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन में। कंप्लीट कंट्रोल दिया जाएगा मार्केटिंग एंड प्राइसिंग ऑफ द प्रोड्यूस गैस, यानी कि ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो अपने प्रोडक्ट की क्या प्राइसिंग रखती है और उसको किस तरीके से मार्केट करती है। लॉन्गर टाइम फ्रेम दे दिया गया है एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन के लिए। 8 सालों के लिए ऑन लैंड एंड शैलो वाटर पे कर सकते हैं और 10 साल के लिए डीप वाटर एंड फ्रंटियर एरियाज में एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। ओएलएफ की अगर हम बिड के राउंड की बात करें तो ये, क्योंकि ये 8th राउंड है जिसको गवर्नमेंट ने रिलीज किया था, और इसमें गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग में 10 ऐसे ब्लॉक्स है जिनको ऑप्शन किया है। सो 10 ब्लॉक्स अभी फिलहाल इंडिया के सेडिमेंट्री बेसिन्स में क्या है ऑप्शन में है, जिसमें कि 2 जो है लैंड बेस्ड ब्लॉक है, 4 शैलो वाटर ब्लॉक्स हैं, 2 डीप वाटर ब्लॉक्स हैं और 2 क्या है अल्ट्रा डीप वाटर ब्लॉक्स हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सर्विस चार्ज। जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसने नए 5 रूल्स को क्या है 5 रूल्स को रिलीज किया गया है। किसके लिए? ताकि जो सर्विस फीस लगाई जाती है होटल्स और रेस्टोरेंट में, उनका जो जो भी उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम थी उसको क्या है एड्रेस किया जाए। और क्योंकि यहाँ पर हम सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना है और इंटरेस्ट के जो जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट है उनको सेफगार्ड करने के लिए ये कुछ 5 रूल्स क्या है अप्लाई किए गए हैं। सो सर्विस चार्ज क्या होता है? सो बेसिकली एक जो कस्टमर होता है जो रेस्टोरेंट में वो सर्विस रिसीव करता है ओवर एंड अबव द प्रोडक्ट विच ही और शी हैज परचेज, उसको क्या है हम सर्विस चार्ज कहते हैं। सो बेसिकली एक चार्ज होता है जो कि सभी प्रकार की सर्विसेज जो आप अवेल करते हैं किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में, उसके लिए आपको क्या है पे करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई पर्सनल अटेंडेंट आपने जैसे पर्सनल अटेंडेंट हायर किया है, तो मतलब दैट पर्सन इज गोइंग टू लुक आफ्टर यू थ्रू आउट द टाइम जब तक आप उस होटल या रेस्टोरेंट में रहेंगे, तो उसके लिए आपको सर्विस चार्ज देना होगा। हॉस्पिटैलिटी के लिए आपको सर्विस चार्ज देना होगा। फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज इसको कलेक्ट करती हैं। क्लियर? सो अब हम जान लेते हैं कि जो नई गाइडलाइंस इशू की गई है बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू द सर्विस चार्ज वो क्या कहती हैं। तो कुछ 5 डायरेक्टिव्स हैं जिनको इशू किया गया है। सो पहला डायरेक्टिव ये है कि कोई भी होटल या रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज को ऑटोमेटिकली यानी कि बाय डिफॉल्ट बिल में इंक्लूड नहीं करेगा। कंज्यूमर मे नॉट बी चार्ज अ सर्विस चार्ज अंडर एनी अदर नेम, यानी कि किसी और नाम के अंदर उसको सर्विस चार्ज नहीं किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो कि 12% का सर्विस चार्ज जो है पेबल है, तो सर्विस चार्ज ना लिख करके कोई और नाम से क्या है कंज्यूमर से ये सर्विस चार्ज क्या है ले लिया गया। तो अकॉर्डिंग टू द CCPA गाइडलाइंस ना तो बाय डिफॉल्ट इंक्लूड किया जाएगा, ना किसी और हेडिंग्स के अंदर लिया जाएगा। कोई भी होटल या रेस्टोरेंट जो है किसी भी कस्टमर को सर्विस चार्ज पे करने के लिए इंसिस्ट नहीं करेगा, यानी कि सर्विस चार्ज और सर्विस प्राइस जो है वो ऑप्शनल होगा, वॉलेंटरी है, कस्टमर उसको पे करना चाहता है या नहीं चाहता है। क्लियर? वो कस्टमर के ऊपर डिपेंडेंट है। सो कंज्यूमर शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी एक्सेस रिस्ट्रिक्शन और सर्विस प्रोविजन limitations based upon the collection of the service charge, यानी कि अगर मान लेते हैं कि अगर कोई कंज्यूमर जो है सर्विस चार्ज को पे नहीं करता है, तो उस पर्सन के ऊपर कोई अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन और सर्विस प्रोविजन लिमिटेशंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, यानी कि वो भी उतनी ही सुविधाओं का लाभ उठा सकेगा जैसे कि बाकी कंज्यूमर कर रहे हैं जो पे कर रहे हैं, क्योंकि ये एब्सोल्युटली वॉलेंटरी कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन गाइडलाइन। राइट? सो सर्विस फीस जो है उसको जो फूड बिल है उसको गैदर करने यानी कि ऐड करने के बाद ऐड नहीं किया जाएगा इन द फाइनल टोटल। बेसिकली जब आप कोई बिल पे करते हैं तो उसके टोटल के ऊपर क्या है सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। आपको सर्विस चार्ज लेना है तो आप एक फिक्स सर्विस चार्ज जो है आप लेंगे। क्लियर?
सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि क्या कंज्यूमर के विद रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर क्या रिड्रेस मैकेनिज्म्स हैं जो कि अवेलेबल है टू द कंज्यूमर्स विद रिस्पेक्ट टू द सर्विस चार्ज, क्योंकि जबरदस्ती कोई भी सर्विस चार्ज लेना इज अगेंस्ट द रूल्स विच आर बीइंग नोटिफाइड बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सबसे पहला तो 3 ऑप्शंस हैं कंज्यूमर के पास। पहला, वो कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जो सर्विस चार्ज लगा रही है उसको अपने बिल से हटाने की रिक्वेस्ट कर सकता है, वो अपने बिल से उसे हटवा सकता है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को अगर कॉल कर सकता है, और या फिर मोबाइल ऐप से जो है कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकता है, और एडीआर भी अवेलेबल है एट द प्री लिटिगेशन लेवल। तो ये सारी ऑप्शंस जो है अवेलेबल है टू द कंज्यूमर अगर वो चाहे तो। सो अब हम जान लेते हैं उस अथॉरिटी के बारे में जिस अथॉरिटी ने ये 5 रूल्स विद रिस्पेक्ट टू द सर्विस चार्ज क्या है इशू किए गए। बेसिकली इस अथॉरिटी को 2020 में अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 एस्टेब्लिश किया गया था, ताकि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को एज अ ग्रुप अपहोल्ड किया जा सके, एडवांस किया जा सके, और उनके इंटरेस्ट को क्या है डिफेंस किया जा सके, और एंड ऑल्सो टू लुक इनटू दोज हु वायलेट दोज राइट्स, यानी कि कंज्यूमर के राइट्स को कोई भी वायलेट करेगा तो उसके लिए भी क्या है पीनल प्रोविजंस हैं। टाइम टू टाइम जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है अपने जो उसको पावर दी गई है उसके सेक्शन 18 यानी कि सेक्शन 18 ऑफ द सीपीए एक्ट, उसके अंडर वो टाइम टू टाइम गाइडलाइंस इशू कर सकती है ताकि कंज्यूमर के जो लीगल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको सेफ गार्ड किया जा सके। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि रिलेटेड है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स से। नाउ परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स होता क्या है, क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू जून, अगर हम जून 2022 की बात करें तो पिछले 11 साल के कंपैरिजन में सबसे हाई रहा परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। इसमें सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही शामिल होते हैं। अब इस इंडेक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। बेसिकली जो इंडेक्स है इट इज अ मेजर ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी इन एन इकोनॉमी। एक सर्वे बेस्ड मेजरमेंट होता है जो कि ये देखता है कि जो जितने भी चेंजेस आ रहे हैं इन द इम्पॉर्टेंट बिजनेस वेरिएबल्स फ्रॉम द प्रीवियस मंथ, यानी कि पिछले महीने के कंपैरिजन में बिजनेस को मेजर करने के जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं, बिजनेस एक्टिविटी को मेजर करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको ये क्या करता है, मेजर करता है। क्लियर? और क्योंकि ये परसेप्शन बेस्ड सर्वे होता है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड यहाँ पर ये है कि एक तो ये सर्वे होता है, दूसरा ये परसेप्शन बेस्ड सर्वे होता है। और किसका सर्वे होता है ये, ठीक है? इसका जो स्कोर है वो 0 to 100 दिया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स दोनों का ही कैलकुलेशन होता है मगर इंडिपेंडेंटली होता है, और एक कंपोजिट इंडेक्स भी रिलीज किया जाता है। अगर 50 से ज्यादा स्कोर होता है, क्योंकि 0 to 100 के बीच की रेंज है, तो अगर 50 से ज्यादा का स्कोर आता है तो उसका मतलब होता है एक्सपेंशन। अगर 50 से कम का स्कोर आता है तो उसका मतलब होता है कि बिजनेस एक्टिविटी क्या है, एक्सपैंड होने की बजाय क्या करिए, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अगर 50 की स्कोर की वैल्यू रहती है, अगर मीन पर उसका वैल्यू आता है तो उसका मतलब कि देयर इज नो चेंज इन द बिजनेस वेरिएबल्स। क्लियर? बेसिकली हर महीने की शुरुआत में इसको रिलीज किया जाता है और पिछले महीने से बिजनेस की एक्टिविटी को क्या है, कंपेयर किया जाता है। लगभग 400 मैन्युफैक्चरर्स का डेटा कलेक्ट करके इसको IHS मार्केट जो है कंपाइल करता है। क्लियर? ये कहाँ से आता है? क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि एक सर्वे है और एक ये परसेप्शन बेस्ड सर्वे है, तो कुछ क्वालिटेटिव क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स, जिसमें बहुत सारी फर्म्स होती हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसमें इंक्लूड किए जाते हैं क्या क्या किस किस चीज से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे बिजनेस एक्सपेक्टेशंस, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट एंड न्यू ऑर्डर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग। इसका थर्ड रिलीज है ये, और इसको किसने रिलीज किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि MCI ने इसको रिलीज किया है। 2018 से ही एक्टिविटी को DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड
करती आ रही है, ताकि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को असिस्ट किया जा सके एक बेहतर स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के लिए, और ताकि जो यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स हैं एक दूसरे के बेस्ट प्रैक्टिसेस से भी सीख सकें। 7 ब्रॉड रिफॉर्म एरियाज होते हैं जिसमें स्टार्टअप्स को क्या है, स्टार्टअप इकोसिस्टम को हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी की रैंकिंग दी जाती है, जिसमें सबसे पहला होता है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, दूसरा है एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, तीसरा है मार्केट एक्सेस, चौथा है असिस्टेंस फॉर इंक्यूबेटर्स, एंड फिफ्थ इज फंडिंग, सिक्स्थ इज मेंटरिंग, एंड सेवेंथ इज अनेबलर कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ये कुछ 7 पैरामीटर्स होते हैं जिन पर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को क्या है, रैंकिंग दी जाती है। 5 ग्रुप्स में सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को डिवाइड किया जाता है, जिसमें बेस्ट परफॉर्मर्स का एक ग्रुप है, फिर टॉप परफॉर्मर्स, लीडर्स, एस्पायरिंग लीडर्स, इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स की बात करें तो बेस्ट परफॉर्मर कैटेगरी में गुजरात और कर्नाटका ने लिस्ट को टॉप किया है। नॉर्थ ईस्टर्न की कैटेगरी की अगर हम बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मेघालय ने टॉप किया है, यानी कि बेस्ट परफॉर्मर्स में ही काउंट कर रहे हैं। टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो तेलंगाना, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा का टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स है। जम्मू एंड कश्मीर को भी टॉप परफॉर्मर स्टेट्स में इंक्लूड किया गया है अमंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ये कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने अच्छा परफॉर्म किया है। अब हम बात कर लेते हैं विंडफॉल टैक्स की, कि ये विंडफॉल टैक्स होता क्या है। देखिए, बेसिकली कंपनी की किसी भी स्टेप के कोई भी स्टेप ना लिए जाने पर और कंपनी की किसी भी पॉलिसी में चेंज ना होने पर भी अगर कंपनी फाइनेंशियल गेन करती है फॉर सच एन इवेंट जिसमें कॉर्पोरेशन का कोई रोल नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, विंडफॉल अर्निंग। गवर्नमेंट क्या है, इसी विंडफॉल अर्निंग पर टैक्स लगाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की अगर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को फायदा होता है क्रूड ऑयल को बेचने में टू द डोमेस्टिक रिफाइनरीज एट इंटरनेशनल पैरिटी प्राइसेस, और इससे क्या हुआ, फायदा हुआ, तो इसी बेनिफिट के ऊपर क्या है, विंडफॉल टैक्स जो है एप्लीकेबल होता है। सो बेसिकली अपने करंट अकाउंट डिफिसिट को लोअर करने के लिए, डोमेस्टिक ऑयल के प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स पर ये विंडफॉल टैक्स को इम्पोज किया। क्लियर? सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि ये विंडफॉल टैक्स क्या है, होता क्या है। बेसिकली अगर कोई भी इंडस्ट्री और बिजनेस अनएक्सपेक्टेडली लार्ज गेन्स कर लेती है तो उसको विंडफॉल अर्निंग बोलते हैं, और इसी के ऊपर क्या है, एक हायर टैक्स रेट को इम्पोज कर दिया जाता है। यानी कि फाइनेंशियल गेन्स दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इवेंट which a corporation is not at fault is referred to as the windfall earning. गवर्नमेंट अक्सर जो है एक वन टाइम विंडफॉल टैक्स इसी प्रकार के प्रॉफिट्स पे इन एडिशन टू द रेगुलर टैक्स, जैसे कि कस्टम ड्यूटी होगी, इंपोर्ट ड्यूटी होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा लगाती है। क्लियर? जैसे मान लीजिए अगर 14 साल में, पिछले 14 साल के कंपैरिजन में अगर इंटरनेशनल के जो मार्च क्वार्टर के प्राइस देखे क्रूड ऑयल के, ऑयल प्राइसेस के, वो कितने हो गए थे, $139 पर बैरल हो गया था। इसकी वजह से ONGC को काफी सारा जो है प्रॉफिट मिला। क्लियर? अब इसमें ONGC का पर्सनली कोई रोल नहीं है, उसका जो प्रॉफिट आया है वो उसकी किसी पॉलिसी की वजह से नहीं आया है, वो एक एक्सेप्शनल इवेंट की वजह से आया है। इसी को बोलते हैं विंडफॉल टैक्स। इसी विंडफॉल अर्निंग पर जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है वो विंडफॉल टैक्स कहलाता है। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं उद्यमी भारत प्रोग्राम की। ठीक है, तो उद्यमी भारत प्रोग्राम क्या है। उद्यमी भारत प्रोग्राम रिलेटेड है इंडिया के मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस, इन सभी से रिलेटेड है, यानी कि MSME से रिलेटेड एक इनिशिएटिव है जिसको प्राइम मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस कराया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली इतना है कि जो MSMEs हैं, ये जो मीडियम स्मॉल एंड कॉरपोरेशंस जो हैं, एंटरप्राइजेस जो हैं,
इनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक लेकर के आना है, यानी कि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करने चाहिए। उसी के लिए प्राइम मिनिस्टर ने उद्यमी भारत प्रोग्राम को क्या है लॉन्च किया, ताकि इंडिया की जो एमएसएमई की जो इंडस्ट्री है वो ग्लोबल वैल्यू चेन में क्या है पार्टिसिपेट कर सके और अपने पोटेंशियल को फुली रियलाइज कर सके। उसी लिए क्या है उद्यमी भारत स्कीम है, उद्यमी भारत प्रोग्राम है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम है जिसको पिछले साल बजट में अनाउंस किया गया था, जिसका नाम है रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस स्कीम, यानी कि रैंप स्कीम। एक सेंट्रल सेक्टर टाइप स्कीम है जिसको वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया है इन टर्म्स ऑन द फंडिंग। सो बेसिकली ये स्कीम का एम क्या है, ताकि जो एमएसएमईज हैं उनकी मार्केट और फाइनेंशियल एक्सेसेस जो है उसको एनहांस किया जा सके, एंड जितने भी फेडरल इंस्टीट्यूशंस और गवर्निंग स्ट्रक्चर हैं जो कि एमएसएमई को सपोर्ट करते हैं उनको भी इम्प्रूव किया जा सके। सेंटर सेट कोलैबोरेशन प्रमोट किया जा सके विद रिस्पेक्ट टू द एमएसएमईज, और जो भी एमएसएमई डिफिकल्टीज फेस करती है in with respect to the delayed payments etc वो एड्रेस की जा सके, एंड एट द सेम टाइम हम अपनी एमएसएमई इंडस्ट्रीज को, हम अपनी एमएसएमई एंटरप्राइजेस को ग्रीन बना सकें, यानी कि एक सस्टेनेबल बिजनेस जो है उनको प्रोवाइड कर सके। तो उस वही क्या है इस स्कीम का उद्देश्य है। एक और स्कीम है जो कि एमएसएमई से ही रिलेटेड है, वो है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यानी कि PMEGP। सो बेसिकली ये नॉन फार्म सेक्टर में माइक्रो बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए जॉबलेस यूथ को एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शन प्रोवाइड करती है। इसकी नोडल बॉडी कौन सी है, KVIC, यानी कि खादी विलेज इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, राइट। सो कैंडिडेट्स जो है फ्रॉम द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट and also those candidates who are identified as transgenders वो अप्लाई कर सकते हैं इस प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के लिए। सो नॉन फार्म सेक्टर में माइक्रो बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए इस प्रोग्राम के तहत क्या है लोन दिया जाता है, जिसमें 25 से 50 लाख रुपए तक का सर्विस सेक्टर में लोन जो है दिया जाता है, एंड ऑल्सो इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सो मैक्सिमम जो लोन की कॉस्ट है वो कितनी है, 50 लाख रुपीज इन फॉर द मैन्युफैक्चर एंड फॉर द सर्विस सेक्टर। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एमएसएमई से ही रिलेटेड है, वो है 2022 में जो एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन गवर्नमेंट ने कंडक्ट कराया था। सो बेसिकली पीपल को असिस्ट और एनकरेज किया जा रहा था ताकि वो एमएसएमई को क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर सके एंड उनको कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जो है प्रोवाइड कर सके अपने आइडियाज के थ्रू। अप टू 15 लाख की फंडिंग सपोर्ट की जा रही थी हर एक एक्सेप्टेड आइडिया को जिसको इंक्यूबेट किया जाएगा। देखिए क्या होता है, कोई भी अगर पर्सन एक आइडिया देता है सो उस आइडिया की फिजिबिलिटी को चेक करने के लिए, यानी कि उसकी प्रैक्टिकलिटी को चेक करने के लिए कि वो इम्प्लीमेंटेबल है भी या नहीं, उसके लिए एक इंक्यूबेशन का प्रोसेस होता है जिसमें ये टेस्ट किया जाता है कि उस आइडिया के इम्प्लीमेंट होने से कितना रिटर्न आएगा। क्लियर। सो उसी को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि कोई भी ऐसा आइडिया जो एमएसएमई के कॉन्टेक्स्ट में, जो कि एमएसएमई को एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इनोवेशन प्रोवाइड करवाता है, उसके लिए कितने पैसे दिए जाएंगे, 15 लाख रुपीज दिए जाएंगे। Now let us talk about one important topic which is District Mineral Foundation. Clear? So सेंटर ने जो कंडीशंस हैं इन फंड को डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के अंदर क्या है एक फंड एस्टेब्लिश किया जाता है ताकि माइनिंग से प्रभावित जो भी माइनिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है उनसे अफेक्टेड कोई भी रीजन है या फिर वहां पे रहने वाले लोग हैं उनके डेवलपमेंट के लिए एक फंड एस्टेब्लिश किया गया है। अब इसी फंड के यूटिलाइजेशन के लिए सेंटर ने क्या किया है, कुछ कंडीशंस है उनको टाइटन कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन समझ लेते हैं, उसके बाद ये फंड क्या है और उसके बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री की खनिज योजना संबंधी, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो अभी सेंटर ने क्या रूल्स इशू किए हैं वो हम देख लेते हैं। तो कुछ की रिकमेंडेशन है सेंटर की
with respect to the District Mineral Foundation and the fund which is established therein. Clear? सबसे पहला तो ये है कि ये जो फंड है इसे एज अ परसेंटेज ऑफ रॉयल्टी कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द माइनर्स. क्लियर? सो इसको क्या करना पड़ेगा, इस फंड को यूटिलाइज करने के लिए 5 साल का एक पर्सपेक्टिव प्लान जो है बनाना पड़ेगा. तो यानी कि माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज की वजह से रीजन जैसा अफेक्ट होता है, उस रीजन के डेवलपमेंट के लिए एक 5 साल का पर्सपेक्टिव प्लान बनाना होगा. तो पहली तो ये गाइडलाइन रिलीज की गई है. दूसरा ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है वो एक बेसलाइन सर्वे कंडक्ट करेगी यूजिंग द यूनिवर्सिटीज और रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन, और कोई भी एजेंसी यूज कर सकती है उस बेसलाइन सर्वे को कंडक्ट करने के लिए, ताकि उस पर्सपेक्टिव प्लान को जो है बनाया जा सके. क्लियर? इसमें ग्राम सभा के और लोकल ऑर्गेनाइजेशन की भी हेल्प ली जा सकती है, यानी कि उनके इनपुट्स भी दिए जा सकते हैं. 5 इयर्स की स्ट्रैटेजी को डेवलप करना होगा. उस प्रोस्पेक्टिव प्लान जो कि सब बेसलाइन सर्वे के ऊपर एक पर्सपेक्टिव प्लान बना जाएगा, इसी पर्सपेक्टिव प्लान के लिए प्लान के ऊपर बेस्ड एक 5 साल का क्या बनेगा, स्ट्रैटेजी, जो कि डिसाइड करेगा कि इन फंडिंग्स को किस तरीके से क्या है यूटिलाइज किया जाएगा. बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स एंड द गैप्स विच आर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द बेसलाइन सर्वे, एक 5 इयर्स का पर्सपेक्टिव प्लान बनेगा जो कि एक स्ट्रैटेजी डिजाइन करेगा डीएमएफ फंड्स को यूटिलाइज करने के लिए. अब हम डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के बारे में बात कर लेते हैं. इसको बनाया जाता है इसको एस्टेब्लिश किया जाता है अंडर द MMDR अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 2015 में माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट था, उसमें अमेंड किया गया था, और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करने के लिए एस्टेब्लिश करा था. इसके रिजल्ट के मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ दिस व्हाट हैपेंड, हर एक माइनिंग डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ, जो माइनर्स होते थे, जो भी कॉरपोरेशन है जो कि उस एरिया में माइनिंग ऑपरेशंस चला रही है, उसको कुछ परसेंटेज क्या है एक फंड के अंदर डालना होता था, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट हैंडल करेगा. एंड दैट फंड वाज यूटिलाइज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटीज जो कि उस माइनिंग ऑपरेशन से अफेक्ट हुई है. ज्यादातर ट्राइबल और फॉरेस्ट ड्वेलिंग पॉपुलेशन हुआ करते थे. हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए सेपरेट ट्रस्ट जो है बनता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो मनी है एक्यूमुलेट होती चली जा रही है और उसका एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है इस फंड का. क्लियर? सो उसी फंड को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस, जो कि अभी पहले हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस करी, वो सभी कंडीशंस क्या है अनाउंस की गई हैं. कुछ कंडीशंस और हैं कि कितना कितना मनी जो है कंट्रीब्यूट करना है फंड में. सबसे पहला तो ये है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनको 2015 से पहले लीज मिली थी, वो तो डीएमएफ फंड में कितना पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, 30% ऑफ द रॉयल्टी सम कंट्रीब्यूट करेंगे. 2015 के बाद जिन्होंने अपना ऑक्शन प्रोसीजर स्टार्ट किया है, उनको 10% रॉयल्टी 10% ऑफ द रॉयल्टी सम देना पड़ेगा. किसको? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का वो फंड जो कि वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है. कुछ और भी रिसेंट अमेंडमेंट्स किए गए हैं डीएमएफ में, वो हम डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला तो यह है कि मार्च 2020 में इन अमेंडमेंट्स को रिलीज किया गया था, और इनमें कहा गया था कि 30% ऑफ द फंडिंग जो है वो कोविड-19 रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए यूटिलाइज किए जाएंगे. यानी कि कोविड-19 के लिए क्या है, यानी कि कोविड-19 से रिलेटेड जो भी कुछ इश्यूज होंगे कोविड-19 से रिलेटेड, उसमें 30% ऑफ द फंडिंग जो है यूटिलाइज होगी. 2021 में जो अमेंडमेंट किए गए थे उसके हिसाब से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो वही बताएगी कि किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की ड्यूटीज होंगी और स्ट्रक्चर होंगे. क्लियर? और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी टाइम टू टाइम क्या है गाइडेंस देती रहेगी रिगार्डिंग द कॉम्पोजिशन एंड द यूज ऑफ द फंड, यानी कि अल्टीमेट कंट्रोल क्या है वो स्टेट्स को दे दिया गया है. क्लियर? 2021 में ही गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया गया था जिसके अंडर ये कहा गया था कि नीदर द स्टेट नॉर एनी स्टेट लेवल बॉडी परमिटेड टू सैंक्शन नॉर अप्रूव एनी एक्सपेंडिचर्स मेड फ्रॉम द डीएमएफ. यानी कि
कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट लेवल की बॉडी को ये ऑथराइजेशन नहीं है कि वो डीएमएफ फंड से एक्सपेंडिचर को अलोकेट कर सके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपना खुद का एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट जो है एस्टेब्लिश होता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस डीएमएफ फंड को क्या है, यूटिलाइज करने की। क्लियर? सो अब हम बात कर लेते हैं माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द ईयर 2015। सो अब इस एक्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है और जिसके अंदर ही गवर्नमेंट ने एक नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट एस्टेब्लिश किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो है एस्टेब्लिश की गई है। बेसिकली ये जो एक्ट है इंडियन माइनिंग इंडस्ट्री के लिए क्राइटेरिया एस्टेब्लिश करता है फॉर एक्वायरिंग इशूइंग द माइनिंग लीसेस फॉर द माइनिंग एक्टिविटीज। यानी कि इसके जो प्रोविजंस है, जो सेक्शंस है एक्ट के, वो डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से माइनिंग इंडस्ट्री जो है अपने अपने प्रोसीजर्स को और अपने ऑपरेशंस को कैरी आउट करेगी विद रिस्पेक्ट टू द माइनिंग एक्टिविटीज। सो जो प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लीज है, उसमें टू स्टेज कंसेशन फॉर द purpose of conducting prospecting operations which is then followed by the mining operation। यानी कि दो कैटेगरी के यहाँ पर क्या है, टू स्टेज में लाइसेंसिंग मिलती है। सबसे पहला होता है प्रोस्पेक्टिंग ऑपरेशंस। अब ये प्रोस्पेक्टिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं? इससे पहले कि आप किसी भी एरिया में माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करो, आपको वहां पे प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है, यानी कि क्वांटिटी एस्टेब्लिश करनी होती है कि उस पर्टिकुलर मिनरल की क्वांटिटी कितनी है, उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, एनुअली कितना हम ऑपरेशन करके कितना प्रोडक्ट माइन कर सकते हैं और उससे हमको एनुअल टर्नओवर कितना होगा। इन सभी चीजों को बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। वंस ये प्रोस्पेक्टिंग किसी भी प्राइवेट कंपनी के लिए या फिर गवर्नमेंट कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल साबित होती है, उसके बाद क्या है, माइनिंग ऑपरेशंस आते हैं। तो ये दो कैटेगरी के माइनिंग लाइसेंसेस हैं जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस होता है, फिर उसके बाद क्या है, ऑपरेशनल लाइसेंस दिए जाते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम एक इम्पॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करते हैं, जो कि गवर्नमेंट की एक स्पेशल योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। यानी कि बेसिकली जो मनी रेज की जाती है अंडर द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, उसको कम्युनिटीज और इंडिविजुअल के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जा सके, उसी के लिए इस स्कीम को क्या है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। बेसिकली स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो माइनिंग ऑपरेशंस हैं उनसे कम नेगेटिव इफेक्ट हो टू द ह्यूमन हेल्थ, टू एनवायरनमेंट एंड टू द सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द रेजिडेंट जो कि उस माइनिंग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, ताकि एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोवाइड की जा सके टू दोज हु आर अफेक्टेड बाय द माइनिंग ऑपरेशंस। इस प्रोग्राम के अंदर जो है हाई प्रायोरिटी एरियाज डीएमएफ का 60% ऑफ द फंड्स मिलता है। यानी कि जो भी फंड डीएमएफ में यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में कलेक्ट होता है, उसका 60% जो होता है वो हाई प्रायोरिटी एरियाज में जाता है, जो कि जिसमें इंक्लूडेड है क्या, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, वेलफेयर प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने इस स्कीम को क्या है, लॉन्च किया था। नेक्स्ट स्कीम जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑफ बजट बोरोइंग्स। सो बेसिकली सेंटर ने स्टेट के बोरोइंग्स को एडजस्ट करने के लिए, ताकि वो बाहर से बोरो कर सके, उसके जो कुछ रूल्स हैं उसको क्या है, रिलैक्स कर दिया गया है। सो जो ऑफ बजट बोरोइंग्स का क्या मतलब है? ऑफ बजट बोरोइंग्स का मतलब होता है कि बजट के बाहर जो चीजें, बजट के बाहर जाकर के जो चीजें बोरो की जाती है, जो मनी बोरो की जाती है, उसी को बोलते हैं ऑफ बजट बोरोइंग्स, जो कि गवर्नमेंट की एंटिटीज भी बोरो करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की FSAI है, एंड FCI है, यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बजट से इसको कोई सैंक्शन ना मिलकर के ये आउटसाइड बजट बोरो करते हैं और इसी को बोलते हैं ऑफ बजट बोरोइंग्स। सो जो भी स्टेट्स हैं जिन्होंने अप टू 2020 टू 21 का जो फाइनेंशियल ईयर्स था उसमें अपने ऑफ बजट बोरिंग्स कंप्लीट कर लिए हैं, उनके न्यू रूल्स के अंडर उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। ओनली दोज कंप्लीटेड इन 2021 टू 22, यानी कि उसके नेक्स्ट के फाइनेंशियल ईयर में जिन्होंने अपने कंप्लीट किए हैं,
उनके मैक्सिमम 4 ईयर्स तक क्या है ऑफ बजट बोरिंग्स के लिए क्या है एडजस्टमेंट किए जाएंगे अंटिल मार्च 2026, राइट। सो बेसिकली सेंटर ने स्टेट्स को ये कहा है कि जो इंक्रीमेंटल ऑफ बजट बोरिंग्स रेज किए गए हैं इन 2 फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 2020 टू 21 का जो फाइनेंशियल ईयर था एंड 2021 और 22 का जो फाइनेंशियल ईयर था, वो उनकी बोरोइंग सीलिंग से डिडक्ट किया जाएगा इस साल, ठीक है, एंड देन इट विल बी इक्वेटेड विद द स्टेट्स ओन डेट। क्लियर? सो जब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है ऑफ बजट बोरिंग, सो बेसिकली उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि ऑफ बजट बोरिंग्स इट इज रेफरिंग टू द लोन्स जो किसी एंटिटी या फिर स्पेशल पर्पस व्हीकल एक्सेट्रा ने लिए हैं इन द एंटिसिपेशन कि इवेंचुअली उसको स्टेट गवर्नमेंट अपने खुद के बजट से क्या है पे कर देगी, rather than from the cash flows or the revenues brought in by the borrowing entity. So जैसे कि मान लेते हैं अगर FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, अगर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कुछ पार्ट लिया है लोन का, तो इसको बोलेंगे ऑफ बजट बोरिंग, यानी कि क्योंकि ये स्टेट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ये बजट से नहीं आ रहा है पैसा, ये जो एंटिटी है ये बाहर से इसको बोरो कर रही है। तो लेकिन एंटिटी क्या है, ये एंटिसिपेट करिए कि ये जो लोन है इसे स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है पे करेगी, रादर देन एफसीआई के खुद के जनरेटेड रेवेन्यू से। क्लियर? सो बेसिकली क्या है, यही है ऑफ बजट बोरिंग। So yes, so we were discussing about the off budget borrowings. So basically ये जो एंटिटीज जो ऑफ बजट बोरो करती हैं, सो बेसिकली जो स्टेट्स के ऊपर अंडर द FRBM एक्ट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं फॉर द फिस्कल कंसोलिडेशन, वो इन पर क्या है एप्लीकेबल नहीं होते हैं। सो दैट मीन्स दे कैन गेट अराउंड द नेट बोरोइंग कैप जो स्टेट पर किसी भी गिवन फिस्कल ईयर में एप्लीकेबल होते हैं, एंड इनको FRBM एक्ट का भी ऑब्लिगेशन नहीं होता है, तो इस वजह से they do not have effect on the revenue shortfall or the fiscal deficit, but ultimately these loans they have to be paid by the state government। और अगर किसी सेंट्रल एजेंसी ने बोरो किए हैं तो सेंट्रल एजेंसी क्यों है पे करती है, राइट। एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं कि कैप की अगर हम बात करें तो 2022-23 के लिए 3.5% ऑफ द स्टेट जीडीपी क्या है इनको कैप दिया गया था कि इसके बाहर नहीं क्या है इनको बोरो करना है। और एडिशनली जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट की कैप की मैं बात कर रही हूँ, तो किसी भी फिस्कल ईयर में स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर इस तरीके की कैपिंग जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी जाती है। और पावर सेक्टर में रिफॉर्म हो सके उसके लिए क्या है 0.5%, अगर पावर सेक्टर में रिफॉर्म किया है तो 0.5% एडिशनल बोरो कर सकते हैं। So state governments, they are obligated to repay the government of India. They must take request for the approval from the center ताकि वो दोबारा मनी बोरो कर सके अंडर आर्टिकल 293। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, यानी कि अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर एक ऑलरेडी एक लोन है तो फिर से उसको बोरो करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या है परमिशन लेनी पड़ती है अंडर द आर्टिकल 293। अगर हम ऑफ बजट बोरोइंग के बढ़ते इंक्रीजिंग ट्रेंड के बारे में बात करें तो सबसे पहला रीजन है कि जो पेंडेमिक की वजह से जो स्लो डाउन हुआ था और जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर खास करके जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ गया था उसकी वजह से क्या है रेवेन्यू ग्रोथ क्या है लिमिटेड हो गई थी, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो ऑफ बजट बोरोइंग्स की तरफ क्या है अट्रैक्ट होती है। दूसरा जीएसटी के लागू होने से बाद से ही जो फिस्कल फ्रीडम है वो काफी इरोड हो गई है। अगर हम स्टेट की बात करें तो
उसके लिए भी जो स्टेट है वो ऑफ बजट बोरिंग्स का क्या है, सहारा लेती है। सो आई होप आपको ऑफ बजट बोरिंग समझ आ गई होगी। स्टेट के ऊपर क्या ऑब्लिगेशंस रहती है विद रिस्पेक्ट टू द लोन्स, वो भी हमने डिस्कस किया। And so this is it for today's lecture. We'll see you in the next lecture of the economics current affairs revision. Thank you so much for watching Perfection IAS. Have a nice day.